जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, यानी कि आज 24 सितंबर 2025 है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कल का एक टॉपिक छूट गया था, उसको हम लोग कवर करेंगे। ब्लू पोर्ट का टॉपिक था। उसके बाद मैं आप लोग को कुछ स्पेशल चीज बताऊंगा जिसमें आप लोगों के लिए, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए स्पेशल बैच है ज्ञान सर का, तो उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। पहले तो ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ लो। लिखो, पॉइंट जो है वो लिखो। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर आती है, उन्होंने साइन किया है एक टेक्निकल कॉपरेशन प्रोग्राम एग्रीमेंट। किसके साथ? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कि ब्रैकेट में लिखना यूनाइटेड नेशन का है। तो हमें क्या चीज देखने को मिल रही है? एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है टेक्निकल कॉपरेशन प्रोग्राम एग्रीमेंट। ये साइन हुआ है किनके बीच में? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और एफएओ के बीच में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारी कंट्री के अंदर ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना। किसको? ब्लू पोर्ट। हमारी कंट्री के अंदर ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो मजबूत करने से के ऑब्जेक्टिव से जो है ये एग्रीमेंट जो है वो एफएओ और हमारी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के बीच में हुआ है। क्लियर? यहां तक बातें क्लियर? अब ये बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने अपना पहला वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, फाउंडेशन ऑफ अ ब्लू पोर्ट जनरेटिंग वैल्यू इन फिशिंग पोर्ट्स। राइट, ये देखो, फाउंडेशन ऑफ अ ब्लू पोर्ट्स जनरेटिंग वैल्यू इन फिशिंग पोर्ट्स। तो ये भी लिख सकते हो, पहला वेबिनार हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज का है। नेक्स्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स में आ सकती है, ये लिख लो आप। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने जो है वो क्या चीज देखी कि ब्लू पोर्ट को मजबूत करने के लिए फोकस जो है वो किया जा रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये जो जो प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है, टेक्निकल कॉपरेशन प्रोग्राम एग्रीमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव बताऊं क्या है? टेक्निकल, नाम से समझ में आ रहा है कि टेक्निकल, तो टेक्निकल कैपेसिटी को जो है वो इंक्रीज करना, कि हमारी कंट्री के अंदर भी जो बंदरगाह है, पोर्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उन पर बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो है वो रहे उनके पास, एनवायरमेंट को ध्यान में रखा जाए, राइट, और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है उनको भी ध्यान में रखा जाए। मतलब कि आर्थिक स्थिति को भी हम लोग को ठीक करना है, क्योंकि हमारे देश में बंदरगाह, अगर पोर्ट जो है वो अच्छे रहेंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो फास्ट हो सकेगा। यस, ट्रेड तेजी से जो है वो हो सकेगा। अभी के लिए यहां पर दमन एंड दीव के वनकबारा पोर्ट में और गुजरात के जखाऊ पोर्ट में अभी इसको पायलट बेसिस पर जो है वो शुरू किया गया है। ये देखो, ये दो पोर्ट्स हैं। इन पोर्ट के बस नाम लिख लो, कभी कभी बाई चांस पोर्ट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये फलाना पोर्ट जो है वो कहाँ का है, तो बस इसकी लोकेशन बस थोड़ी सी ध्यान में रखना। तो यहां पर जो है वो अभी शुरू करने पर फोकस किया गया है कि पोर्ट को जो है वो बेहतर बनाना है, बस दैट्स इट, है ना। उसमें और कुछ, इसमें ऐसी कोई चीज जो है वो नहीं है। इसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स, ऑटोमेशन, एआई, 5G कनेक्टिविटी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, राइट, ये सब टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जाएगा। डेटा एनालिटिक्स, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, राइट। फिशरीज वैल्यू चेन जो है वो ट्रेसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को देखने को मिलेगी, होगी, राइट। तो ये सब चीजें किसके अंदर स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो है वो शामिल की जाएगी, जो मैं भी आपको ये सब बता रहा था, है ना। इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली बस आपको ये वाला फैक्ट पता होना चाहिए था कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने जो है वो साइन किया है एक टेक्निकल कॉपरेशन प्रोग्राम एग्रीमेंट। किसके साथ? एफएओ के साथ, यूनाइटेड नेशन के, है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी कंट्री के अंदर वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट्स तैयार करना, यानी कि ऐसे पोर्ट जिसमें एनवायरमेंट पर भी फोकस किया जाए, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, राइट, यहाँ पर बेहतरीन टेक्नोलॉजीज हो, राइट, इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो, इन ट्रेड की मदद से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हो, राइट। तो ये सब चीजें स्पोर्ट्स में हम लोग को देखने को मिलेगी। हर प्रकार की एडवांस चीजें होंगी। समुद्र का मलबा जो है उसको क्लीन अप करने की, वेस्ट को क्लीन अप करने की फैसिलिटीज इसमें होंगी, राइट। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया जाए, राइट, इस पर फोकस किया जा रहा है। देखो, सिंपली सोशल इंक्लूजन भी जो है वो शामिल है इसके अंदर। क्लीन वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, राइट। जो लोग फिश मैनेजमेंट और फिशरीज के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वुमेन फ्रेंडली हार्बर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी ये इनडायरेक्टली कवर कर रहा है। ठीक है, अब देखो, ये ब्लू पोर्ट इनिशिएटिव है, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, हमारी ये योजना जो है वो इसको सपोर्ट कर रही है। ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। इसको 3 स्मार्ट इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर्स को अभी अप्रूव जो है वो किया गया है। एक तो गुजरात के लिए और एक दीव के अंदर, मैंने आपको बता दिया, वानकबारा, और इसके अलावा पुडुचेरी के भी कराईकाल को भी अप्रूव जो है वो किया गया है। तो ये वाला पोर्ट का नाम भी लिख लेना, जहां पर वो ऊपर 2 पोर्ट्स लिखे ना आपने, ये 2, उसके अलावा ये वाले पोर्ट का नाम भी लिख लेना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना क्या है वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, 369.80 करोड़। ठीक है,
मतलब पोर्ट को मॉडर्नाइज करने पर मेनली फोकस किया गया है, इससे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, ब्लू इकोनॉमी जो है वो मजबूत होगी, मरीन पोल्यूशन जो है वो कम होगा, सस्टेनेबल फिशिंग जो है वो प्रमोट की जाएगी, क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी, राइट। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गोल जो है वो अचीव हो पाएंगे इसकी मदद से, क्योंकि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी इसके अंदर, यूनाइटेड नेशन का एफएओ इसमें शामिल है जो अपना असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, बट यस इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, राइट। तो ये सब चीजें, तो बस गाइस यही था बस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। अब हम लोग आज के टॉपिक्स को कवर करेंगे। अच्छा, तो ये है 24 सितंबर 2025 के टॉपिक्स जिनको हम लोग एक एक करके कवर अप करेंगे। बट मैं आपको बता दूं गाइस कि ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और पेड बैचेस को ज्वाइन करिए। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी, तो आज ही इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और कोर्सेज ज्वाइन करो। और अगर आप बताओगे कि आप करंट अफेयर्स के हमारे लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। और बस ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी, और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी होती है, और ज्वाइन करने के बाद मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपने ज्वाइन कर लिया है। और ये सब टॉपिक्स हैं आज के जो मैंने आपको बताया कि एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दीज टॉपिक्स आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पहले टॉपिक के अंदर क्या है ना। तो थोड़ा सा पहले अपन एक जनरल सा आइडिया ले लेते हैं, है ना, कि हर एक टॉपिक के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया को फिर से इलेक्ट किया गया है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू के काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल में। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये शो करता है कि दुनिया भर का ट्रस्ट है इंडिया पोस्ट के डिजिटल रिफॉर्म्स और इंक्लूसिविटी के ऊपर। तो यानी कि हमारा इंडिया का पोस्ट जो है ना, इंडियन पोस्ट, तो उस पर पूरे दुनिया भर का ट्रस्ट है, इसीलिए हमें दोबारा से इलेक्ट कर लिया गया है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के अंदर। वो लिखवाऊंगा, डोंट वरी, आएगा भी आगे टॉपिक इससे रिलेटेड। तो ये प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडिया 1876 से मेंबर है यूपीयू का। ई कॉमर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है पोस्टल डिप्लोमेसी। तो इस पर हम लोग थोड़ी सी जो है वो चर्चा करेंगे प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है, इसमें सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने साइन किया है एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एसएमडीए, और वो भी रियाद में। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, आर्टिकल है, ठीक है। मतलब अब ये एग्रीमेंट जो किया ना इन लोगों ने, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, इसका मतलब बताऊं क्या, एक सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो इसका सिंपल मतलब ये होगा कि अगर, और ये किसके बीच में हुआ है, मैंने भी आपको बताया ना, पाकिस्तान और सऊदी। ऑब्जेक्टिव ये है कि दोनों में से किसी एक के ऊपर भी अगर अटैक हुआ तो वो दोनों के ऊपर अटैक जो है वो माना जाएगा। कुछ इस प्रकार का है, जैसे नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से ऑपरेट करता है ना, जिस प्रिंसिपल पर, वैसे ही कुछ प्रिंसिपल जो है वो इनके इन दोनों के इस एग्रीमेंट पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को रही है। पाकिस्तान को मिलेगा ऑयल, फंड्स, डिफेंस हार्डवेयर। इंडिया के लिए चिंता वाली बात है, पाकिस्तान और सऊदी की नजदीकियां जो है वो हमारे लिए चिंता क्रिएट कर रही हैं, बट अपॉर्चुनिटी भी है। इंडिया सऊदी अरेबिया का ट्रेड काफी अच्छा है ना। नेक्स्ट जो हम लोग को, ये H1B वीजा के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दे दिया है कि H1B वीजा की स्पॉन्सरशिप पर $1 लाख जो है वो ये मांगेगा। तो ये टॉपिक तो कुछ दिनों पहले भी हमने जो है वो डिस्कस किया ही हुआ था, ये फिर से हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। अब फाइनली अप्रूवल जो है वो मिल गया है। H1B वीजा जो है वो, मान के चलो कि इंडियंस के लिए दिक्कत वाली कहानी हो जाएगी। कल मैंने आपके लिए एक शॉर्ट भी डाला था, आपको शायद याद हो, चाइना जो है वो H1B वीजा को देखकर के वीजा जो है वो लेकर आया है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट्स वगैरह जो डालता हूं ना वो भी थोड़ा सा देख लिया करो। इंडियन आईटी कंपनीज, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इनके लिए कॉस्ट बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। अब इंडिया को दूसरी कंट्रीज की तरफ जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है वैसे तो। अब देखना ये भी कुछ समय बाद जब अमेरिका को नुकसान होगा तो ये वाली हरकत भी ये वापस कर लेगा, क्योंकि वो तरीके निकाल रहा है इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए, और कुछ नहीं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो कर्नाटक पहला स्टेट था 2016 में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने वाला। बाद में 2022 में नेशन वाइड बैन हो गया था सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर, आप लोग जानते ही हैं। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है पता है, इलीगल प्रोडक्शन अभी भी चल रहा है। बेंगलुरु में 500 टन डेली सिंगल यूज प्लास्टिक यूज हो रहा है। माइक्रो प्लास्टिक से एनिमल्स की डेथ हो रही है, हमारे खुद के जो ऑर्गेन्स है वो फेल हो रहा है माइक्रो प्लास्टिक्स के कारण, है ना। तो प्लास्टिक आपने बैन तो कर दिया, बट उसके इंप्लीमेंटेशन को काफी वीक रखा। आज भी प्लास्टिक्स इजीली अवेलेबल रहता है मार्केट में, है ना। फिर नेक्स्ट, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम।
जुलाई 2025 में आईआईपी ग्रोथ 3.5% बताई जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग 5.4% और पीएमआई इंडेक्स जो है वो 59.3 पर है, 16 मंथ हाई है। एफडीआई इनफ्लो 14% बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग पर एफडीआई 18% जो है वो अप हुई है। श्रेय जाता है प्रोडक्शन लिंक स्कीम के ऊपर, जीएसटी 2.0 के ऊपर, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के ऊपर, गति शक्ति के ऊपर, स्टार्टअप इंडिया के ऊपर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है, फार्मा सेक्टर को, ऑटोमोबाइल सेक्टर को, टेक्सटाइल्स को, और ये सब ऐसे सेक्टर हैं जो इंडिया को ग्लोबल लेवल पर जो है वो टॉप पर रखते हैं। इनका एम्प्लॉयमेंट शेयर हालांकि कम है, 6 से 15%, बड़ा भी है, मतलब कम तो है बट पिछले 10 सालों में 2014 से 2024 के बीच में बड़ा भी है, 6% से 15% हुआ है। ठीक है, फिर एक हम लोग ये वाला टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के लेक्चर में। हम लोग जो है बात करेंगे इंडिया की रैंक की। इंडिया की रैंक जो है वो 40 आई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में, वीपो की रिपोर्ट है ये। इसको हम लोग कवर करेंगे। टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड, यूएस, स्वीडन है, ये सब चीजों के नाम आपको याद रखना जरूरी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया का गोल है कि इंडिया को $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो बनना है। तो इन्हीं सब चीजों पर हम लोग एक एक करके आइए चर्चा जो है वो करते हैं। अब देखो गाइस, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, वो सबसे पहले तो लिखो। इंडिया को दुबई में हुए 28th यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में दोबारा, अरे गूगल चालू हो गया यार, एक मिनट रुकना, पता नहीं ये आजकल अपने आप सुनाई दिया आपको कि नहीं दिया, पता नहीं, मेरे पास एकदम से गूगल पूछने लगा कि आपका सवाल क्या है। तो देखो, इंडिया को दुबई में हुए 28th, पहली चीज तो ये लिख लो आप, 28th यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, 28th यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहां पर हुई? दुबई में हुई, दुबई में हुई। अब इंडिया को जो है वो इसमें दोबारा से री इलेक्ट कर लिया गया है इसके काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल में, लिख लो। इंडिया दोबारा से इलेक्ट हो गई है, दुबई के अंदर 28वां ये मीटिंग हुई थी और इसमें दोबारा से इंडिया को जो है वो इस पोजीशन पे इलेक्ट जो है वो कर लिया गया है। ये अचीवमेंट रिफ्लेक्ट करता है कि दुनिया भर का ट्रस्ट इंडिया पोस्ट की लीडरशिप, रिफॉर्म्स और डिजिटल इनिशिएटिव्स पे है, कि हम जो इंडिया पोस्ट में सुधार कर रहे हैं, जो डिजिटल इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं, जो एज अ लीडर के तौर पर इंडिया पोस्ट को हमने इस डिपार्टमेंट को बरकरार रखा है, तो उसकी पूरे दुनिया भर में वाहवाही हो रही है। राइट, तो ये फैक्ट्स तो आप लिख ही लो, ये प्रीलिम्स में जो है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन ने हाईलाइट किया कि अचीवमेंट इंडिया की बढ़ती हुई रोल को जो है वो दर्शा रहा है। राइट, मिनिस्टर ने ये कहा कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के गाइडेंस और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिजल्ट्स को लाने में, है ना। तो ये सब बातें जो है वो कही गई। और इंडिया, पहला पॉइंट लिख लेना, इंडिया जो है वो मेंबर है यूपीयू का, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का, 1876 है, 1876 है, नो 1876 है। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है वो लिख लो। यूपीयू एक स्पेशलाइज्ड यूनाइटेड नेशन एजेंसी है और सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आईटीयू के बाद। तो ये फैक्ट आप लिखिए, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। और आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसके बाद सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूटीयू या यूपीयू, सॉरी। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 192 मेंबर कंट्रीज को कनेक्ट करता है, इंश्योर करता है कि स्मूथ मेल एक्सचेंज पूरे दुनिया भर में चले। तो यूपीयू का काम जो है, ऑब्वियस ही बात है, पोस्टल, भाई हमारा इंडियन पोस्ट जो है वो क्या काम कर रहा है, राइट, कि आपके मेल्स, आपके पोस्ट जो है, आपके खत लेटर्स जो है वो आपके घर तक जो है वो पहुंचे, ऑल ओवर इंडिया जो है वो लोगों तक पहुंचे। तो ये क्या है, यूनिवर्सल। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर है, ग्लोबल लेवल पर है, कि ग्लोबल लेवल पर लोगों के मेल जो है वो उन तक पहुंचे। तो क्या लिखा हुआ है, मेल एक्सचेंज अक्रॉस द वर्ल्ड, स्मूथ मेल एक्सचेंज अक्रॉस द वर्ल्ड पर फोकस करता है। तो उसके कितने मेंबर्स हैं? 192 मेंबर्स। ऑब्जेक्टिव बस इतना वाला, ये वाला लिख लेना, कि पूरे दुनिया भर में जो है वो स्मूथली ये चले, क्या बोलते हैं, मेल सर्विस जो है वो पूरे दुनिया भर में स्मूथली चले, उस चीज को सपोर्ट करता है ये। 1876 से इंडिया जो है वो मेंबर है, जो चीज मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, राइट। तो जब हम फ्लिपकार्ट, अमेजॉन क्रॉस बॉर्डर पार्सल भेजते हैं, उसके लिए यूपीयू के स्टैंडर्ड्स हेल्प करते हैं गाइस, कि सीमलेस डिलीवरी होनी चाहिए। तो ये बेसिकली एक प्रकार से रेगुलेटरी बॉडी है, कि आप अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर अपना कोई पार्सल भेज रहे हो, तो वो डैमेज नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के साथ जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में एंटर होना चाहिए। और वो स्टैंडर्ड्स कौन
रेगुलेट कर रहा है, कौन बना रहा है? यूपीयू, एज सिंपल एज दैट। समझ रहे हो? तो ये फैक्ट्स बस आपको थोड़ा सा इसके ध्यान में रखना है। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव मैं इसका ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं कि इंश्योर करता है कि पूरे दुनिया भर की मेल सर्विस जो है उसमें रिलायबिलिटी बनी रहे, कि लोग उसको ट्रस्ट करें। मॉडर्न, एफोर्डेबल, सिक्योर पोस्टल सर्विस जो है वो डेवलप करने पर इसका टारगेट होता है, राइट। पार्सल और मेल सर्विसेज जो है वो उसकी ग्रोथ पर ये फोकस करता है। साथ ही साथ पोस्टल फाइनेंशियल सिस्टम पर भी फोकस करता है। आप पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा भी जमा कराते हो, है ना? आपने देखा होगा कई बार पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराने के भी अकाउंट्स होते हैं, लोग मनी ऑर्डर भी भेजते हैं। कम ऑन, से यस और नो। तो ऐसी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज भी स्मूथली चले, उस पर भी इनका टारगेट होता है ना? तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा, बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। ये फैक्ट एक और बस लिख लेना। इसके अंदर होता है एक गवर्नेंस, एक होता है काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता है पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल और एक होता है इंटरनेशनल ब्यूरो। ये चार चीजें जो है वो इसमें होती हैं। कांग्रेस जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी होती है। 4 साल में इसकी एक मीटिंग होती है। अभी जो हुई थी, ये देखो आप क्या लिखा है, ये यूपीयू कांग्रेस की मीटिंग हम लोग को देखने को मिली, दुबई में हुई, तो इसलिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हर 4 साल में इसकी मीटिंग होती है। सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है ये यूपीयू की कांग्रेस, ठीक है। अभी दुबई में इसकी मीटिंग हुई, ध्यान में रखना। काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये पॉलिसीज, रेगुलेशन ये सब बनाती है। नाम से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो पोस्टल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो देखेगी ये वाली बॉडी। नेक्स्ट, पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल, ऑब्वियस ही बात है, ये टेक्निकल बॉडी है। इसमें ये लिख लेना, टेक्निकल बॉडी, और इसमें 48 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और इंटरनेशनल ब्यूरो जो है इसका, ये फैक्ट ध्यान में रखना, इंटरनेशनल ब्यूरो परमानेंट सेक्रेटेरिएट होता है इसका। इंटरनेशनल ब्यूरो परमानेंट सेक्रेटेरिएट, बर्न में है इसका सेक्रेटेरिएट, BERN, ठीक है। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप लोग, बस। तो इंडिया 1876 से इसकी मेंबर है, जो मैं आपको ऑलरेडी जो है बता ही चुका हूं। इंडिया पोस्ट के रिफॉर्म्स जैसे कि डिजिटलाइजेशन, आधार इनेबल्ड सर्विसेज, और भी क्या क्या है, लास्ट माइल डिलीवरी सोल्यूशन, ये पूरे दुनिया भर में आज की डेट में जो है वो रिकॉग्नाइज जो है वो किए जा रहे हैं। ये सब चीजें है ना, सर्विस डिलीवरी और ये सब चीजें, राइट। तो ये, तो इसके काम वगैरह तो आप लोग जो है वो जानते ही हैं। इंडिया ने भी बड़ी मेहनत जो है वो करी है, और आपने रिफॉर्म्स तो इंडिया के देख ही रहे हो आप आज की डेट में, यस। तो इंडिया की वॉइस ग्लोबल रूल मेकिंग में स्ट्रांग होती जा रही है, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया पोस्ट जो, वैसे भी यार इतना बड़ा इंडिया पोस्ट तो दूसरी कंट्रीज वो करती हैं। आप देखो इतनी बड़ी कंट्री के अंदर इंडिया पोस्ट जो है वो कितने समय से रिलायबल है और कितने समय से टिका हुआ है, यस। तो इसी चीज, इन्हीं सब चीजों को, रिलायबिलिटी को देखते हुए तो फिर भाई रिकॉग्नाइजेशन मिलना शुरू होता है। कहते वही है ना कि भाई आप जितने ट्रस्टवर्दी व्यक्ति होगे उतनी आगे चल के जो है आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, भली भाई किसी को धोखा मत दो, हमेशा जो भी चीजें रहे स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो यार अपनी, तभी इंसान जो है वो आगे तरक्की करता है। ये सब चीजें ऐसी रिकॉग्नाइजेशन से सीखना भी चाहिए हमें। तो बस यही था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और कुछ नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अभी आपको बताई ना, कि ये चीज स्टार्टिंग वाली चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, न्यूज वाली, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव तो आप लोग जानते ही हैं, इसका स्ट्रक्चर बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये बॉडी है। ITU के बाद दूसरी सबसे ओल्डेस्ट बॉडी ये हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2025 इस महीने रियाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। सऊदी क्राउन प्रिंस और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट क्या है ये मैं पहले भी आप लोग को बता ही चुका हूं, बट लिख लो आप। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ है? तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में ये हुआ है। अच्छा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ भी हम लोग को देखने को मिले। एनीवेज, तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में ये एग्रीमेंट होता है। पाकिस्तान आर्मी चीफ भी प्रेजेंट थे, जो इस डील की मिलिट्री सीरियसनेस को जो है वो दिखा रहा है। एनीवेज, हमें क्या मतलब उससे, बट ये डील क्या है वो हम लोग को जो है वो देखना जरूरी है, ठीक है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखो। अब सुनो इसके कुछ फीचर्स कि क्या हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर एक पर अटैक होगा तो उसे दोनों पर अटैक माना जाएगा। ये नाटो के आर्टिकल 5 जैसा क्लॉज है। जैसा नाटो का आर्टिकल 5 कहता है ना, सेम वही चीज ये भी जो है वो कह रहा है क्लियरली, ठीक है। तो ये फैक्ट, मतलब ये एक छोटी सी लाइन जो है वो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो कि दोनों कंट्रीज पर किसी एक पर भी अटैक हुआ तो दोनों पर अटैक जो है वो माना जाएगा।
लिखा है ना, ये प्लेजिंग दैट एग्रेशन अगेंस्ट वन वुड बी ट्रीटेड एज एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। तो एज इट इज, ये वाली लाइन भी कितनी अच्छी लग रही है सुनने में, है ना। पहले एक बायलेटरल एग्रीमेंट 1982 का सिक्योरिटी पैक्ट और ट्रूप डिप्लॉयमेंट के बेस्ड पर ये हम लोग को देखने को मिला कि बनाया गया। यूएस की क्रेडिबिलिटी जो है वो वीक हुई है, कतर को डिफेंड ना कर पाना ये दिखा रहा है। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट से इस क्षेत्र में इनसिक्योरिटी बढ़ गई है। सऊदी ने नॉन अरब और नॉन टर्किश फोर्सेस जैसे पाकिस्तान को प्रेफरेंस जो है वो दी है। अब पाकिस्तान को सऊदी फंड्स, ऑयल सप्लाईज, डिफेंस हार्डवेयर जो है वो मिलेंगे, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा सऊदी की तरफ से सपोर्ट जो है वो मिलना शुरू होगा। तो 1951 से स्टार्ट हुआ था गाइस सऊदी और पाकिस्तान के बीच में कॉपरेशन। ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि सऊदी और पाकिस्तान का रिलेशन कब से शुरू है, 1951। इनका रिलेशनशिप अच्छा हुआ था 1979 से लेकर 1989 के बीच में। इस समय पाकिस्तानी ट्रूप जो है वो सऊदी अरेबिया में डिप्लॉयड थे, और किसके लिए, इनकी रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन 1990 तक टेंशंस की वजह से ये जो इनका इनका जो कंटिजेंट जो था वो बेसिकली विड्रॉ जो है वो कर लिया गया था। फिर बाद में इराक 1990, यमन वॉर 2015, यहां पे पाकिस्तान ने सऊदी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से दोनों के बीच में ट्रस्ट जो है वो खराब हुआ। अब ये दोनों फिर से अपने रिलेशनशिप को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने पर टारगेट कर रहे हैं। $100 बिलियन के नए आर्म परचेज के बावजूद रियाद को अश्योरेंस चाहिए अगेंस्ट ईरान, यमन एंड इजराइल। मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तान को सामने खड़े करके सऊदी अरेबिया जो है वो ये सब कंट्रीज के साथ जो है वो लड़ना चाह रहा है, या फिर अपने आप को डिफेंड करना चाह रहा है, और कुछ नहीं। न्यूक्लियर कॉपरेशन की चिंता है, ठीक है, ये भी हम लोग को देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की बात करें तो एक्चुअल फाइट करने की भूख जो है वो इसके अंदर जो है वो कम है, तो इसलिए ये कॉपरेशन, भूख क्या कम है, इसके पास औकात ही नहीं है अभी, उसकी हालत ही खराब है उसकी, तो फाइट कर नहीं पाएगा, इसलिए इस प्रकार के कॉपरेशन जो है वो ढूंढ रहा है। देखो इसमें मेन गेम जो है वो किया है वो सऊदी अरेबिया ने जो है वो किया हुआ है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को इस क्षेत्र में जो है वो अपना डोमिनेंस जो है वो क्रिएट जो है वो करना है, और यूएसए का डोमिनेंस जो है वो इस क्षेत्र में कम होता जा रहा है, तो यूएसए उस चीज के लिए झटपटा रहा है। यूएस ने हालांकि एक बैकग्राउंड रोल जो है वो प्ले जो है वो किया था, बट उसका प्रेजेंस जो है वो हम लोग को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ब्लर टाइप का जो है वो नजर आ रहा है। पाकिस्तान को सऊदी सपोर्ट मिलने से साउथ एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडिया के अगेंस्ट डिप्लोमेटिक या मिलिट्री बैकिंग मिल सकती है। तो ये हालांकि ये वाली डील हमारे लिए थोड़ी सी चिंता वाली डील है ना, बट फिर भी वी नो द वे आउट। इंडिया जो है वो सऊदी का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, पता है आपको। तो अभी जो हरकत कर रहा है, अभी देखना इंडिया भी फूटेगा सऊदी अरेबिया के लिए कुछ ना कुछ करके, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इसके फीचर आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिए थे, और कुछ नहीं है ज्यादा इसके फीचर्स। सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना कि एक के ऊपर कार्रवाई होगी तो दोनों के ऊपर मतलब एक के ऊपर अटैक होगा, एग्रेशन होगा, तो दोनों के ऊपर एग्रेशन माना जाएगा। तो ये पैक दिखा रहा है कि वेस्ट एशिया का स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप जो है वो रैपिडली चेंज हो रहा है। यूएसए का यहाँ पर हम लोग को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ना। ईरान इसराइल की टेंशन जो है वो बढ़ी रही है, राइट। गल्फ स्टेट्स की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इंडिया को अपनी डिप्लोमेटिक जो शिफ्ट है वो सेंट्रल एशिया पे, मिडिल ईस्ट पे है वो चेंज करने की आज की डेट में आवश्यकता है। तो इस चीज को दिखा रहे हैं। अभी ये क्लैरिटी जो है हमें आने वाले कुछ आर्टिकल्स में जो है वो देखने को मिलेगी, जब इंडिया की तरफ से कुछ रिएक्शंस आएंगे या फिर कुछ स्टेप्स आएंगे, तब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं, H1B वीजा के बारे में अभी क्या हरकत जो है वो पटकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इनने बोला कि नहीं भाई, हम H1B वीजा पर अब फीस जो है वो बढ़ा देंगे। भाई तुम फीस बढ़ा दोगे तो फिर लोग जो है वो आ नहीं पाएंगे, प्रोफेशनल्स आ नहीं पाएंगे, हमारे यहाँ के बेस्ट ब्रेन्स तुम्हारे यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे, तो नुकसान तुम्हारा ही है। हमारे यहाँ के बेस्ट ब्रेन्स कहीं ना कहीं तो जाएंगे, बट सजेशन आपको ये मेंस में लिखना है कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसको हम एज अपॉर्चुनिटी के तौर पर काम करें, जिससे कि इंडियंस जो बेस्ट ब्रेन्स है इंडिया के, वो इंडिया में ही मेहनत करें और इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ पर फोकस करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके लिए बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जिससे कि वो यहां पर इंडिया में रहकर जो है वो अपनी ग्रोथ और अपनी खुद की स्वयं की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी करें और इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दें, राइट। तो ये हमारे लिए एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी भी है। बट यस, चाइना ने भी एक के वीजा अपना जो है वो शुरू किया है, आपको याद हो तो। एनीवेज, टॉपिक कह रहा है कि सितंबर 2025 में यूएस प्रेसिडेंट ने एक साइन कर दिया, अप्रूवल दे दिया, प्रोक्लेमेशन, जिसमें H1B वीजा स्पॉन्सरशिप पर $1 लाख फीस इंपोज की गई है। मतलब लगभग 88 लाख रुपीस फीस लेगा अब। इनिशियली
मतलब ये 6 गुना ज्यादा है, पता है आपको? जो अभी तक जो जितना फीस चल रही थी ना, उसकी 6-7 गुना ज्यादा है। इतनी फीस ये ले रहा है जितनी फीस तो अमेरिका में जाकर, यानी कि लोगों की सैलरी नहीं होगी, तो लोग फिर क्यों जाएंगे अमेरिका? दिस इज द इशू, है ना? बाद में व्हाइट हाउस ने क्लैरिफाई किया कि ये वन टाइम फीस है और सिर्फ न्यू एप्लीकेंट्स के लिए है। फिर भी इससे इंडिया के प्रोफेशनल्स, आईटी इंडस्ट्री, इंडो यूएस रिलेशन जो है वो, उसमें काफी इंपैक्ट आएगा भैया। पर ठीक है, अब देखना ये यूएसए को वापस लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया की तरफ से बेस्ट ब्रेन्स यूएसए के पास जाते हैं। लगभग 70-75% एप्लीकेशन जो होती है ना H1B वीजा की, उसमें वो सीट जो है वो इंडियंस की रहती है भैया। तो ये सब लोग अगर यूएसए में नहीं पहुंचेंगे तो यूएसए की इकोनॉमी जो है वो हैम्पर हो सकती है, क्योंकि ये बेस्ट ब्रेन से जो इंडिया में जा रहे हैं, सॉरी अमेरिका में जा रहे हैं। तो ये एक नॉन इमिग्रेंट यूएस वीजा है जो स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स, स्पेशली आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग, मेडिकल रिसर्च, ये सब के लिए होता है। तो H1B वीजा जो होता है ना, ये स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए रहे वो प्रोवाइड किया जाता है। 3 साल की वैलिडिटी होती है, फैक्ट जो है वो आप लिखिएगा, 3 साल के लिए वैलिड रहता है और 6 साल तक के लिए जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। 65,000 से लेकर 20,000, 65,000 प्लस 20,000 का इसमें कैप जो है वो लगाया गया था। 65,000 वीजा हर साल देना है, प्लस 20,000 वीजा यूएस की मास्टर डिग्री होल्डर्स को जो है वो दिया जाएगा। 71%, देखो मैं बोल रहा था 70 से 75, 71% जितने भी बेनिफिशियरीज होते हैं वो इंडिया, मतलब 71% इंडियंस। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, राइट, ये कंपनी जो है वो इंडियंस के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसके कारण इंडियंस वहां पर यूएसए में पहुंच नहीं पाएंगे और उनको बड़ी कंपनीज को ही नुकसान होगा। तो अब देखना कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, लिटरली आपको बता रहा हूँ। ये इस अपनी चीज को है तो वापस ले लेंगे, बोलेंगे सॉरी मजाक किया था। तो इंपैक्ट यही पड़ेगा। इंडियन आईटी कंपनीज, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसे टॉप H1B वीजा यूजर्स के लिए कॉस्ट बर्डन बड़ा होगा। स्टार्टअप और मिड साइज कंपनीज के लिए यूएस हायरिंग सही नहीं हो पाएगी, यानी कि कॉस्टली हो जाएगी। प्रोफेशनल्स की बात करें, भाई $1 लाख की फीस जो है वो इंडियन H1B वर्कर्स के लिए सैलरी का, मतलब ये मान के चलो भाई उनका 60-70% उनकी सैलरी की फीस का, और काफी सारे लोग तो इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। करियर कंटिन्यूटी, हाउसिंग, ट्रैवल, इन पर अनसर्टेनिटी हो जाएगी। बहुत फैमिलीज अब कनाडा, यूरोप जैसे ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर जो है वो कर रही हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि यहां उनका काम नहीं बनना है अब। ठीक है, बस यही चीज है, एजुकेशन इंपैक्ट जो है वो होगी। गवर्नमेंट की वीक डिप्लोमेसी और साइलेंस को है वो टारगेट किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर्स जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो यूएसए ने ये चीज करी, तुम चुप बैठे हुए हो। कई बार चुप बैठना ही सही रहता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि ये डिसीजन हमारे फेवर में ही होगा। और इसको ऐसा, मेरे हिसाब से तो इसको एज अपॉर्चुनिटी के तौर पर जो है वो लेना चाहिए कि हम अपने जो बेस्ट ब्रेन्स है उनको बाहर जाने की जगह इंडिया में ही उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं। बस यही चीज समझनी थी इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, और कुछ नहीं। अब ये टॉपिक भी सिर्फ सुनने वाला है, आपको सभी को पता है भैया कि प्लास्टिक हमारे यहाँ पर ऑलरेडी बैन किया जा चुका है। 2016 में कर्नाटक पहला स्टेट था जिसने ये चीज करी। उसके बाद ऑल इंडिया में जो है वो 2022 में लागू हो गया। उसके बावजूद आज भी आपको सिंगल यूज प्लास्टिक्स तो मिल ही जाते हैं, ना ही सिर्फ मिल रहे हैं मार्केट में, बल्कि उसका प्रोडक्शन हो रहा है भैया। दिस इज द बिगेस्ट इशू, है ना? तो ये चीजें हैं, तो याद रखना कर्नाटक जो है वो पहला स्टेट है, लिख लो, 2016 में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने वाला, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। बाद में 2022 में इसको जो है वो नेशन वाइड बैन को जो है वो एक्सटेंड कर दिया। 19 सिंगल यूज प्लास्टिक कैटेगरीज रखी गई थी, 19 कैटेगरीज, 19 श्रेणी। कैरी बैग्स, स्ट्रॉज, थर्माकोल, बैनर्स, ये सब बैन हो गए थे, लेकिन ये पेपर पे ही बैन थे। इलीगल प्रोडक्शन, यूसेज अभी भी बहुत ज्यादा है, स्पेशली बेंगलुरु जैसी सिटीज में आप देख लो। ग्राउंड रियलिटी यही बता रही है। कर्नाटक 2021 से लेकर 2024 में 3.45 से लेकर 5.2 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट हर साल प्रोड्यूस कर रहा है, 1000 टन के लगभग डेली आप मान के चलो। बेंगलुरु 500 टन सिंगल यूज प्लास्टिक डेली यूज कर रहा है, जिसमें से सिर्फ 200 टन ही प्रोसेस होते हैं। यूनाइटेड नेशन का एस्टिमेट है कि हर दिन 2000 ट्रक्स जो है वो प्लास्टिक ओशियंस में एंटर करते हैं। सोचिए आप, क्लियरली यूनाइटेड नेशन का डेटा जो है बता रहा है, ट्रक भर के प्लास्टिक जो है वो समुद्र में जो है वो फेंके जा रहे हैं। 2000 ट्रक भर के, 2000 ट्रक समझ रहे हो कितना होता है? आपके घर के बाहर अगर 4 ट्रक खड़े हो जाए तो आपको देखो कितना भयानक माहौल दिखाई देता है। मैं 2000 ट्रक की बात कर रहा हूं भैया।
इमेजिन करो चीजें कि इतना ट्रक भर के प्लास्टिक वेस्ट जो है वो समुद्र में जा रहा है, तो उससे हो क्या रहा है, उससे एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है। माइक्रो प्लास्टिक जो है वो ह्यूमंस की बॉडी में एंटर कर गया है। क्या बोलते हैं उसको, एनवायरमेंट का एक टर्म है बायो रेमिडिएशन। यस, ये सब टर्म्स ध्यान में रखना, बायो मैग्निफिकेशन, बायो रेमिडिएशन, एनवायरमेंट में पढ़ते हो ये सब टॉपिक्स। इसलिए कहता हूं कि जीएस को बहुत ध्यान से सीरियसली जो है वो तैयारी करो, और सिर्फ एक ही बार जीएस को ध्यान से पढ़ना है, फिर करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करते रहना है, मेरे लेक्चर्स को देखते रहना है, और एग्जाम देकर सिलेक्शन लेना है। हेल्थ का रिस्क बढ़ता जा रहा है भैया आजकल, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एंडोक्राइन प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, सूजन हो रही है बॉडी के अंदर, इन्हीं सब माइक्रोप्लास्टिक्स के कारण हो रही है। मिट्टी खराब हो रही है, मिट्टी की क्वालिटी जो है वो खराब होती जा रही है। एनिमल्स की बात करें, बेचारे आप देखते होंगे बाहर जो स्ट्रे एनिमल्स जो होते हैं, गाय भेड़ बकरी है, ये क्या बोलते हैं भैंस वगैरह, तो ये पन्नियां खा लेती हैं, तो इनके इंटेस्टाइन में वो अटक जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। माइक्रो प्लास्टिक जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी जो है वो बर्बाद कर देता है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, इसने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करी थी। कोई मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएगा कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसको हम लोग बोलते हैं ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कर्नाटक 134 ब्रांड ओनर्स, 353 प्रोड्यूसर्स, 785 इंपोर्टर्स रजिस्टर्ड हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, बट सिर्फ 129 रिसाइकलिंग कंपनीज काम कर रही हैं। मतलब ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ रिसाइकलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 स्टेट्स को अधिकार देता है कि भाई स्टेट जो है वो बैन लगाए हजार्डस सब्सटेंस के ऊपर, बट सिर्फ बैन जो है वो पेपर पे लग रहा है, एक्चुअल रियलिटी में तो सब चीजें चल रही हैं। इसी पर ही रोक लगानी, इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन। इंस्टॉल्ड रिसाइकलिंग कैपेसिटी 2.29 लाख टन पर ईयर की है, और जो जितनी इंस्टॉल्ड है वो भी ढंग से काम नहीं कर रही है, यही तो प्रॉब्लम्स है। प्रॉपर चीजें लागू हो नहीं रही है, प्लास्टिक वेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, इलीगल प्रोडक्शंस हो रहे हैं, राइट, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इन्हीं सब चीजों को तो रोकना है। वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, अवेयरनेस कैंपेन जो है वो प्रॉपर चलते नहीं है, इलीगल इंपोर्ट्स हो जाते हैं नेबरिंग कंट्री से, है ना, सिस्टमेटिक सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा, सिर्फ रेड करके जो है वो फोटो खिंचवा ली जा रही है, और फिर रेड करने के बाद फोटो खिंचवाई, बट मेन रूट कॉज जो है वो क्यों हो रहा है उसको रोका ही नहीं जा रहा है ना। तो स्ट्रिक्टनेस रखना जो है बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी पे काम करो, एआई पर काम करो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर काम करो, वेस्ट ट्रैक करने के लिए, माइक्रोप्लास्टिक डिटेक्ट करने के लिए, पॉल्यूशन अलर्ट के लिए, राइट, स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड कराओ, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग को प्रमोट करो, है, तो ये सब चीजें रखना करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम की बात करें, जुलाई 2025 के डेटा ने एक पॉजिटिव सिग्नल दिया। इंडिया का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 3.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हुआ है। ये आंकड़े लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये आंकड़े आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कभी कभी स्टेट पीएससी जो है वो पूछ लेती है, बट अभी के लिए नहीं, जब एग्जाम से पहले ये सब आंकड़े ध्यान में रखना कि लेटेस्ट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा क्या है, लेटेस्ट वाला यानी कि, है ना, आपका एग्जाम में उससे पहले वाला जो आंकड़ा आया होगा बस वो थोड़ा सा देख लेना। स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा है हमारा भैया। साथ ही एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसमें भी ग्रोथ हम लोग को जो है नजर आ रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा आ रहा है। तो कुल मिलाकर हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। बस ये आंकड़ा जो है वो इसमें बता रहा है, एग्जैक्टली आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है, डेटा वगैरह जो आपके लिए काम करनी है। अभी 23 मई से 14 इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ी हैं जुलाई 2025 में, है ना। ये सब ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। जीएसटी 2.0 तो इंपॉर्टेंट है ही, इसकी हर एक चीज आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। जीएसटी 2.0 प्लस जीएसटी की, ये मैंने पहले भी आपको जो है बोला हुआ है कि इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, पीएम गति शक्ति, है ना, ये इनके नाम लिख लो आप, और आज ही इनके बारे में आप डिटेल में जो है वो पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी अच्छा खासा हम लोग देखो प्रोडक्शन जो है वो 6 गुना ज्यादा एक डिकेड में जो है वो बढ़ गया है, ये सब चीजें बताई जा रही है। इंडिया आज की डेट में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, पॉइंट टू बी नोटेड। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में तो हम ग्रो करते हैं, स्पेशली जेनरिक मेडिसिन में, और अभी कुछ दिनों पहले हमने एक न्यूज भी पढ़ी थी कि हम लोग एपीआईज पर फोकस कर रहे हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, है ना, अपने
ब्रांडेड मेडिसिन को बनाने पर उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम लोग जो है वो आज की डेट में टारगेट करेंगे। याद आ रहा है किसी को? ऑटोमोबाइल सेक्टर अभी तो बहुत अच्छा बढ़ गया। जीएसटी जो है वो जैसी नया वाला आया 2.0, उस समय एकदम तेजी से जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है वो ग्रोथ नजर आई। टेक्सटाइल सेक्टर भी हमारी जीडीपी का 2.3% कंट्रीब्यूट जो है वो करता है, और 13% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। तो ये भी अच्छी खासा ग्रो जो है वो कर रहा है। पीएम मित्र स्कीम, ये स्कीम का नाम लिख लो, ये पढ़ लेना इस स्कीम के बारे में। ठीक है, बस और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी जो इशू जो चल रहा है ना यूएसए का टैरिफ वगैरह का, तो वो उसको मैं अभी बड़ा इशू मानता नहीं हूँ, इसलिए अपन उसकी तरफ अभी देखेंगे नहीं, क्योंकि उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। हमें पता है कि वो अभी यूनाइटेड स्टेट्स की कोर्ट ने ही खुद मना कर दिया था कि तुम गलत कर रहे हो। याद है? चलो अब ये फैक्ट लिखो। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, इसने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया गया? वीपो के द्वारा। 139 कंट्रीज की रैंकिंग इसने निकाली है। इंडिया की रैंक 40 है भैया। इंडिया की रैंक 38 क्यों बता रहा है ये? इंडिया रैंक 38 ग्लोबली विद स्कोर 38.2। इंडिया की रैंक कुछ जगह पे 40 भी थी। 40 किस चीज में? 38, 38 लिख लेना भैया। इंडिया की रैंक 38 है ना? कुछ एक मैंने शायद गलत आर्टिकल देख लिया था क्या, या कंफ्यूजन हो गया होगा। चलो सॉरी सॉरी, इंडिया की रैंक 38 है। जो चीज मेंशन्ड है उस चीज पर हम टारगेट करें। टॉप रैंक में हम लोग को स्विट्जरलैंड, यूएसए, स्वीडन, यही सब कंट्रीज जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, इंडिया की रैंक लिख लो। टॉप में हम लोग को स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए देखने को मिल रही हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया की रैंक जो है वो कंसिस्टेंटली जो है वो इस चीज में इनोवेशन में बढ़ी है, एंड थैंक्स टू स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत मिशन। हम लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं इनोवेशन के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। यस, बस ये चीज ध्यान में रखनी है, ये फैक्ट्स आपको जो है वो लिखना है। इंडिया के लिए $10 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट एक इनोवेशन बैकबोन जो है वो बनेगा। पूरे दुनिया भर में कंपटीशन में सर्वाइवल के लिए हाई टेक प्रोडक्ट्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी है। तो हम लोग उस चीज पर काम जो है वो लगातार कर ही रहे हैं। मैंने आपको बोल ही दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर एन डी पर लगातार ग्रोथ हो रही है, और उसी वजह से हम लोग आगे बढ़े हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो अब 18th एडिशन जो है वो उसका है। ठीक है, ये फैक्ट भी लिख लेना, 18th एडिशन है इसका ये। ठीक है, ये देखता है कि कंट्रीज के अंदर किस प्रकार से इनोवेशन जो है वो हो रहा है। एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप्स, ग्लोबल सप्लाई चेन, ये सब चीजें देखता है। इंडिया के अंदर डिजिटल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इन सब चीजों के कारण इनोवेशन बढ़ा है। अटल इनोवेशन मिशन लिख लो, अटल इनोवेशन मिशन। 2020 में हमारी रैंक जो थी वो 48 थी, और अब 38 रैंक पे हम आ गए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, रैंक्स का नाम जो है बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इंडिया की रैंक बिजनेस ऑफिस, नहीं, ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूशन में हमारी रैंक कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना, बिजनेस सोफिस्टिकेशन में कम है, बट ऑब्वियसली हम इसको जो है वो इंप्रूव करने पर फोकस करें। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को इंप्रूव? हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जो है वो काम कर रहे हैं। राइट, हमने अभी देखो जीएसटी को जो है वो कम किया, एमएसएमई को हम लोग जो है वो प्रमोट जो है वो कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए हम जो है वो फोकस कर रहे हैं। राइट, तो इनसे हमारी रैंक जो है वो आने वाले समय में और बेहतर होगी और इंप्रूव होगी। ठीक है, वर्ल्ड टॉप टॉप 100 में इंडिया जो है वो बैठी हुई है। बेंगलुरु 21st पोजीशन पे है। बेंगलुरु, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, ये सब ऐसी सिटीज हैं जहां पर इनोवेशन पर अच्छा खासा काम जो है वो किया जा रहा है। राइट, प्रेजेंट इशू यही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट अभी भी स्लो है, बट यस हम लोग कर ही रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन पर फोकस करें, ये कॉमन चीज है जो आप जानते ही हैं। ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन B1। अच्छा, ये क्या है? कार्सियोजन है।
ह्यूमन कार्सियोजन, कैंसर वाला है भैया, ये लिख लेना। अल्फा टॉक्सिन B1 जो है ग्रुप 1 ह्यूमन कार्सियोजन है, ये ग्रुप 1 ह्यूमन कार्सियोजन, यानी कि इसके कारण मतलब ये डिटेक्ट होगा, दैट मीन्स कि कैंसर है बॉडी में। अल्फा टॉक्सिन M1 हीट स्टेबल है, हीट स्टेबल है। इसमें सोल्यूशन देखें, अल्फा टॉक्सिन B1 जो है वो मोस्ट टॉक्सिक और स्ट्रॉन्ग हेपेटोकार्सियोजन है और इसको ग्रुप 1 कैटेगरी में रखा गया है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के तौर पर। तो ये अल्फा टॉक्सिन B1 ध्यान में रखना बस, है ना। अल्फा टॉक्सिन M1 जो है वो हीट स्टेबल है, मतलब उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे जो होते हैं अगर वो मिल्क पियेंगे तो उनको दिक्कतें जो है वो हो सकती हैं, टॉक्सिन्स उनकी बॉडी में जा सकता है इनके कारण, ठीक है। तो बात तो बस ये अल्फा टॉक्सिन ध्यान में रखना कि ये किससे एसोसिएटेड है, कैंसर, अल्फा टॉक्सिन B1। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट, इसकी फोटो देखना आप, आज एक टास्क है आपके लिए। एंड्रोथ क्लास ASWSWC शेलो वाटर कोस्टल ऑपरेशंस के लिए बनाए गए, इसकी फोटो जरूर देखना आप। इंडिजीनियस लाइट वेट टॉर्पीडोज इसके अंदर शामिल है, क्या मिसाइल होती हैं उसकी, सबमरीन्स वगैरह की। ASW रॉकेट्स, एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज है इसकी। 80% इंडिया में ही बनाया गया इसका सामान है भैया, आत्मनिर्भर भारत को ये मजबूत बना रहा है, इसकी फोटो जरूर देखना आप, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोग इन दिए गए नंबर पर जरूर जो है वो कांटेक्ट करिए, ये नंबर्स, ठीक है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।